A. Deepak Moolchandani. A graduate in commerce, Mr. Deepak Moolchandani joined the profession in 2002 and has worked with renowned गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात कर ली थी कि वी आर क्लोजिंग बिजनेस कम्युनिकेशंस पेंडिंग 2 चैप्टर्स, एथिकल कम्युनिकेशन एंड कल्चर चेंज। वो हम एथिक्स के बाद करेंगे, वो फटाफट कवर हो जाता है उसके बाद, बिकॉज काफ़ी हद तक एक चैप्टर का नाम ही एथिकल कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एथिक्स, तो वो ईजी हो जाता है। नाउ वी आर सपोज टू गो थ्रू 6 चैप्टर्स जो 20 नंबर का वेटेज रखेंगे। सर ऐसा कुछ है क्या फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में वेटेज वाइज ये ज़्यादा है वो कम है? देयर इज ओनली वन ट्रेंड, दैट देयर इज नो ट्रेंड। आप मुझसे ये ट्रेंड एनालिसिस बिल्कुल ना मांगे कि इसमें से 20 में से 4 नंबर इधर 2 नंबर इधर, ऐसा कभी है भी नहीं। वो कहीं पे भी ज़्यादा पूछ लेते, बट जनरली एक टेंडेंसी देखी है, एक आध क्वेश्चन हर चैप्टर में से मिल ही जाता है। ऑन एन एवरेज 5 चैप्टर से 6 चैप्टर, मतलब 6 में से 5 चैप्टर वो टच कर लेते हैं। और सर पढ़ाई की इंटेंसिटी के हिसाब से देखें, पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स है, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया देता है एथिक्स होते क्या हैं, व्हाई एथिक्स आर नीडेड, व्हाई अ बिजनेस नीड्स टू बी एथिकल, और एथिक्स वर्ड का मतलब क्या है। जैसे हम कॉमर्स शुरू करेंगे तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट समझते हैं, तो वैसे ही एथिक्स के बेसिक्स इधर आएंगे। चैप्टर 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। चैप्टर 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि कंपनीज कैसे गवर्न की जाती हैं। एक बहुत इनफेमस सत्यम फ्रॉड हुआ, पता है कि नहीं आप लोगों को? तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और वो 11,000 रुपए करोड़ का घोटाला क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, डिसीजंस कैसे लिए गए, वो तमाम बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत हमको समझने को मिलेंगी। हम उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 टॉक्स अबाउट एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। सर वो अकाउंटिंग फाइनेंस आपके मेरे प्रोफेशन का चैप्टर है, हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा लागू होने वाला है। तो हम फर्स्ट बेसिक्स पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट से रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर हम 6 चैप्टर पे आ जाएंगे। 6th है तो ये प्लीज कूल अप्रोच मत रखना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 भी देखेंगे। थर्ड है ऑफिस रिलेटेड एथिक्स, जब आप ऑफिस में होते क्या एथिकल है क्या एथिकल नहीं है। फोर्थ इज अबाउट एनवायरमेंट एंड फिफ्थ इज अबाउट मार्केटिंग। ये टोटल 6 चैप्टर्स हैं हमारे। वील नीड अराउंड 25 to 30 आवर्स टू कंप्लीट ऑल दिस। उसमें से भी मेजर टाइम फर्स्ट, सेकंड और 6th में लग जाता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में टाइम काफ़ी कम लगता है। इट्स अ वेरी स्मॉलर चैप्टर्स ऑल्सो, कंटेंट भी कम है, तो प्रॉब्लम अपने को मेहनत 1 to 6 में ज़्यादा है। अब देखो सर आप ही बोल रहे हो 1 to 6 में ज़्यादा है, तो हम सिर्फ उसी को पढ़ लें, बिल्कुल गलत। कंटेंट ज़्यादा है इसलिए पढ़ाना का टाइम देना पड़ेगा, बट ऐसा का ये मतलब न निकाला जाए, उसी में से आएगा। करेक्ट। सबसे पहले वर्ड आता है एथिक्स। द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एथिक्स? इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा, एथिक्स मतलब नैतिकता। करेक्ट। नैतिकता, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सबके साथ सदव्यवहार करना चाहिए।
सर ये तो हुई बुक्स की बातचीत जो हमको बचपन से सुनाया जा रहा है। आपको जो ये सुनाया जा रहा है इसके रचयिता आपके मम्मी पापा दादा दादी थोड़ी हैं, ये तो सदियों से वो सुनते आ रहे हैं। ये होती हैं वो मॉरल वैल्यूज, ये होता है वो इमोशनल फॉर्मेटिंग ऑफ आवर ब्रेन जो हमको सिखाता है कि साहब हमें एक इंसान बनना है तो इंसान बनने के लिए सब आवश्यक बातें जरूरी है। क्योंकि बाकी तो इंसान में और जानवर में दूसरा फर्क नहीं है। फिजिकली इंसान और जानवर खाना खाते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, सोते हैं, सोने के बाद रिचार्ज हो जाते हैं और फिर एक्टिव हो जाते हैं। आपके और मेरे अंदर और जानवरों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो यही आता है, वी आर सिविलाइज्ड एनिमल्स। एट द एंड वी आर आल्सो एनिमल्स, बट वी आर civilized animals. We can communicate, we can express. इंसान का इवोल्यूशन कहां से कहां तक गया अगर हम उसको देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। हम शुरू हुए थे बंदर की तरह और वापस मशीन के सामने बंदर बन रहे हैं, बट ओवरऑल एज ह्यूमंस वी हैव इवॉल्व्ड। करेक्ट सर? इंसान जब ये ऐसे अर्ली मैन की तरह घूमता था तो उसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता था, जहां से भी चाहा कोई फल तोड़ के खा लिया, किसी जानवर को मार दिया, किसी से झगड़ा कर दिया, कुछ भी, मतलब जंगली ही था। बट जंगली होने के बाद जब वो पूरा ग्रुप्स बड़े होने लग गए, कबीले बन गए, कबीले का सरदार बना, कबीले का सरदार घूम रहा है चारों तरफ, बाद में रियलाइज करता है कि मुझे एक जगह रखनी पड़ेगी क्योंकि अब उम्र बढ़ रही है, शरीर साथ नहीं देता, डेथ समझी इंसान ने कि साहब इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसने बोला इन सबको एक जगह पर रखना पड़ेगा और उसी के आसपास रहना पड़ेगा। तो हर बहती हुई मीठे पानी की नदी के आसपास सभ्यता बढ़ी। ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्ड एज अ सिविलाइजेशन, और कोई भी सभ्यता किसी भी नदी के बगैर बन नहीं सकती। सभ्यता बनी, इंसान ने एक जगह प्राप्त करी, जगह प्राप्त करने के बाद वो कबीला, कबीला बन के हो गए वो राजा, राजा बने तो बन गई सल्तनत, सल्तनत बन गई तो राजा के जो वंशज थे वो क्षत्रिय राजा, और वो डीएनए के हिसाब से इंसान की समझ बनने लग गई, तो उनने बोला ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। इस प्रकार इंसान बना आगे, और इंसान ने देखा और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम बनाए गए सबके बीच में कि अगर आप एक मेल और फीमेल मिलके एक बच्चे को जन्म देते हो तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस बच्चे का पालन पोषण आपको करना है। आज तक वर्ल्ड के किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा पेरेंट्स आर ड्यूटी बाउंड टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड। कौन सा कानून में? इंडिया में भी नहीं है कहीं। इट इज बाय योर कल्चरल वैल्यू एंड बाय नेचर दैट द मदर गेट्स अफेक्शनेट टुवर्ड्स द चाइल्ड। There is no section, subsection which says so. Mother has to feed the child. Am I correct? Sir, what happens then? A family system was defined. Hunting rituals were defined. शिकार किसका और कैसे किया जाएगा, परिवार की डेफिनेशन बनाई गई, ये समझाया गया ये मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ है, इनके द्वारा पैदा किया गया बच्चा इनका संतान है और इनको इसका ध्यान रखना है। एंड दैट्स हाउ द फैमिली कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड। रिश्ते इंसानों ने डिफाइन करे, और आज आपके मेरे कल्चरल वैल्यूज जो हमारे दिमाग में आती हैं, हमारे मन में आती हैं, इसकी फॉर्मेटिंग सदियों से की गई है, तभी वो ह्यूमन जीन्स से होते होते हमारे दिमाग में आती है। आज ऐसा क्यों होता है कि हम डिफाइन कर पाते हैं और रिलेशन के हिसाब से हमारे दिमाग में इमोशन जनरेट होता है। सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक ह्यूमन बॉडी और ब्रेन का क्या है? रिलेशन के हिसाब से आप इमोशन जनरेट होता है आपके दिमाग में। लड़का अपनी माँ के गले लगे तो वासना नहीं जागती, ममता और स्नेह जागता है माँ का। बिटिया अपने पापा के पास जा रही है तो पापा के मन में गलत विचार नहीं आता, ना बिटिया के मन में गलत विचार आता है। हम दीदी से, भाभी से, मासी से, बुआ से मिल रहे हैं तो हमारे इमोशनल रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं।
ये सब किसी पेन ड्राइव से डाउनलोड नहीं होता, कोई ऐप अपडेट नहीं होती है। ये सब आपके मेरे कल्चरल वैल्यूज हैं, जो जाने अनजाने, बगैर क्लास अटेंड करे, बगैर नोट्स बनाए, बगैर रिकॉर्डिंग सुने, हमारे दिमाग में है। आपकी स्कूलिंग में बैठ के ये सब डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आपने अपने आसपास अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को करते देखा। पापा को देखा कि बुआ को कैसा मान देते हैं, आपने देखा मासी को कैसा मान मिलता है, कैसा बिहेवियर रहता है, वो सब आप इम्बाइब करते हो। ये होता है कल्चर, इसको बोलते सभ्यता। ये सभ्यता हमें इंसान बनाती है, ये सभ्यता हमें इंसान बनाती है। और यही सभ्यता के अंदर की बुरी बातें हमें शैतान भी बनाती हैं। बड़ा अजीब सा लगता है जब लड़के किसी लड़की को छेड़ते हैं, छेड़ते समय ये नहीं सोचते कि उनकी भी बहन को छेड़ा जा सकता है। अब ऐसा होते हुए मैं इनके विरोध में भी नहीं जा सकता, कई लड़कियां भी बहुत बदमाश हो चली हैं, टॉम बॉयज टाइप लड़कियां बोलते हैं उनको, वो लड़कों के मजे लेती हैं। उनको सोचना चाहिए ऐसा ही बेचारा उनका भी कोई भाई होगा। पर कमबख्त वो कल्चर गुनहगार है, क्योंकि कल्चर हमको फिल्में ऐसी दिखाता है कि लड़का लड़की के पीछे है। लड़कों में एक इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कंधा बनने की। कंधा, कंधा समझते हो? नहीं, ये नहीं, कंधा। थैंक्स टू तन्नू मन्नू रिटर्न्स, उसमें आपने देखी पिक्चर? देखी? कंधा, कंधा सुना वर्ड उसमें? जिमी शेरगिल के पास कंगना रनौत जाती हैं, अवस्थी जी बड़े धर्म कर्म के काम में लगे हो आजकल। बोले क्या करें, अब आप मिली नहीं तो सोचा धर्म कर्म का ही काम कर लें। तो बोले हम वापस आ गए हैं, मिलिएगा। जाने लगी तो उसको लेकर आया था उसका एक किराएदार वकील। तो वो वकील किराएदार आता, अच्छा भैया नमस्ते। तो बोलते हैं ए हीरो होंडा इधर आओ। तुम कौन? भैया हम। बोले हाँ। भैया हमें कंधा। बोले कंधा मतलब? बोले भैया हम लड़कों की वो जमात है जो किसी भी लड़की को जिस दिन दुख दर्द होता है तो दुनिया के सारे काम छोड़ के उसकी सेवा में लग जाते हैं। उसके सारे दुख दर्द दूर करने के लिए 1 लीटर पेट्रोल, 1 हीरो होंडा और लड़का इज इक्वल्स टू कंधा। अभी हम थोड़ा दिन देखेंगे, जिस दिन हमसे ये परेशान हो जाए आप लपक लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, कंधा बनने की इनहेरेंट आदत लड़कों को भी है। खतरनाक बात यह है कि लड़कियों को यह समझ में आ चुका है आजकल कि ये कंधे बनने को तैयार रहते हैं। अब क्या करें सर, सबके बीच में कैसे एडमिट करें कि हम भी टॉक टाइम भरवा रहे हैं उसका। सर ये भी हमारा कल्चर है, भाई बहन मम्मी पापा, तो फिर रिचार्ज वाला भैया नंबर 1, खाना लाने वाला भैया नंबर 2, हाँ बैलेंस डलवाने वाले भैया नंबर 3, ये सब। अच्छा ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है अभी कमिंग बैक, ओए कमिंग बैक सर। ये कंधे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बोले इतनी इंटरनल डिटेल कहां से? इंसान जब सभ्यता में आगे बढ़ा तो कई बातों पे ये निष्कर्ष निकाला जाने लगा क्या सही है और क्या, मतलब इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट, अगर माँ बाप भाई बहन बुआ मासी ये सब रिलेशंस डिफाइन नहीं किए जाते तो आज आप और हम जंगलियों का झुंड होते। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी के स्टार्ट पे जाके बात करें, इफ वी वुड हैव नॉट डिफाइंड फैमिली रिलेशंस देन एवरीबडी विल बी रोमिंग हियर लाइक अ जंगली। हेलो, आज आप सोच के देखो, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है। हमने हमारे इष्ट देव भी बनाए उसके थ्रू, हमारे पूजा पाठ की विधि भी हमारा कल्चर है। और सर सुनना आप ध्यान से, सर इन्हीं पूजा पाठ की विधि के थ्रू हम में कुछ मॉरल वैल्यूज डाली गई हैं। इस्लाम को पढ़ने वाला और इस्लाम को फॉलो करने वाला बच्चा घर में कुरान की आयातें सुनता है। हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला परिवार बच्चे को रामचरितमानस के दोहे सुनाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाले पंजाबी समाज में वो लोग शबद वाणी और गुरुवाणी सुनाते हैं। क्रिश्चियंस में बाइबल के इंस्टांसेस पढ़े जाते हैं। कुल मिला के आप किसी भी धर्म की तरफ चले जाइए, सारे धर्मों में आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक बड़ा मस्त वर्ड है, सॉरी कमिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि जो दिख रहा है उस पर ध्यान न दें, उसके एक्चुअल लॉजिक पे जाएं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सारी धर्म और जात पात की लड़ाइयां सब्सटेंस पर हो ही नहीं रही हैं, फॉर्म पे हो रही हैं। मेरे ये भगवान, तेरे ये भगवान, तेरे ये भगवान, मेरे ये भगवान, आखिरी में सारे भगवान एक और इंसान बनाना उनको आपको बेहतर। एज अ ह्यूमन यू कैन एक्सप्रेस, एज अ ह्यूमन यू कैन डू बेटर, एज अ ह्यूमन यू कैन इवॉल्व फर्दर। दैट्स व्हाई आपको मेरे को उस धार्मिक ग्रंथों के द्वारा ये लॉजिक, ये समझ, ये अकल दी गई कि आप एक बेहतर व्यक्ति बनो। और वहां से आई मॉरल वैल्यूज। क्या आई? मॉरल वैल्यूज जो हमें सिखाती हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो गुरु बाबा हो, गुरु नानक देव जी, या चाहे वो हिंदू धर्म में राम हो, चारों का जीवन त्याग से भरा हुआ था। चारों ने सैक्रिफाइस करना सिखाया। कौन सी ऐसी महान पुस्तक आपने पढ़ी कि सामने वाले ने बैठ के शानदार तरीके से बैठ के राज किया? किसी ने भी नहीं किया। भगवान राम की पूजा होती है, उनकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा डिस्टर्ब्ड पर्सनल लाइफ किसकी नहीं है? 25 साल तक माँ बाप से दूर गुरुकुल में, वापस आए, वनवास भेज दिए गए। वहां से वनवास से वापस आए तो एक धोबी ने कमेंट कर दिया हमें सीता की पवित्रता पे शक है, सीता को अलग रहना पड़ा। उसके बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो वो अपने बढ़ते हुए बच्चों के साथ नहीं थे, अपने बच्चों से उन्हें अश्वमेध यज्ञ के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। अगर आप इस एंगल से देखो तो यू आर फार बेटर देन राम। यू हैव रिमेन्ड विथ योर फैमिली and you will remain with your family. You will not compromise things like this. जीसस सूली पे चढ़े, सारा का सारा जो मॉरल वैल्यू था ना वो हवा में नहीं था। सारी मॉरल वैल्यूज का लॉजिक यहां से निकाल के दिया था कि ये स्टोरीज, ये किस्से कहानियां इंसानों को सुनाए तो इंसान इनको सुन के इन्फ्लुएंस होके अपने अंदर अच्छा व्यवहार, सदव्यवहार और बेटर बातें लाए। सर थैंक यू फॉर द सत्संग, लेकिन अब एक बात जरूर बताओ, ये सीए आईपीसीसी में क्या कर रहा है? ये मतलब बच्चा 10 मिनट सुनता है, मजा आ गया, हाँ अच्छा है, पर ये यहां क्यों पढ़ रहे हैं? मैं तो एनपीवी निकालूं, मैं टैली करूं बैलेंस शीट, फिर मैं ब्लॉक ऑफ असेट सेक्शन 32 लाऊं, एडेड बिफोर 30th सितंबर, एडेड आफ्टर 30th सितंबर। ऐसे मत देखो, मैं भी सीए हूं, इसे देखो आता है इसको।
हाँ, 2-3 चेहरे ऐसे दिखते हैं तो भीड़ में। अरे यार सर, सब कुछ काम आएगा, लेकिन एनपीवी निकालते साथ साथ एचवी भी क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज ह्यूमन वैल्यूज। एनपीवी पॉजिटिव है एक प्रोजेक्ट की, पर उसके चक्कर में उस एरिया के 500 लोगों का घर उजड़ रहा है। नो। मैं टैक्स फ्री लोकेशन में फैक्ट्री डालता हूं और उसके बाद मैं एक पुरानी फैक्ट्री बंद करता हूं, मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन पुराने लोकेशन से उठा के एम्प्लॉइज को मैंने वीआरएस देने का सोचा कि नहीं सोचा? नहीं सोचा, तो एनपीवी गलत, ह्यूमन वैल्यू जीरो। किस काम के तुम? तुम्हारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाया किसने? कस्टमर्स ने। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्रियों में काम किसने किया? इंसानों ने। और तुमने उन्हीं को लात मारी तुम्हारे एनपीवी के लिए। बराक ओबामा G20 समिट में जाकर सब प्रोसीजर छोड़ के अलीबाबा के सीईओ जैक मा से डायरेक्ट बात करने लग गए। बोले इस जुनून की हद तक बिजनेस कैसे कर सकते हो तुम? और उसका सिंपल जवाब आया, बोले बिजनेस नहीं है, चिंता है। बोले करोड़ों रुपया कमा चुका हूं, बचपन में जिस तालाब में नहाने गया था वहां डूब रहा था, वहां से सीखा संघर्ष करना। थोड़े दिनों पहले दोस्तों के साथ गया तो तालाब ही नहीं था। बोले इतना पैसा कमा के अगर जीवन भर आखिरी में दवाई और अस्पताल में लगाना है, तो फिर मतलब क्या ऐसी कमाई का? क्या ये चीज जब बड़े लोग बोलते ना तो अच्छी लगती है, अब हम जैसे छोटे लोग बोले, बोले क्या रोज के दे रहे हो? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनाकर आखिरी में तो सब पैसा कहां लगा रहा है? वो चैरिटी में ही लगा रहा है। और बिल गेट्स से पहली मुलाकात के बाद वॉरेन बुफे ने अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर दी। क्या कर रहे हैं वो लोग? वाकई में जाकर वो लोग काम कर रहे हैं छोटे छोटे लेवल पर। तो इंसान को आखिरी में ये क्यों सूझता है? क्योंकि वो समझता है कि मैं कितनी भी बड़ी गाड़ी चला लूं, सब कुछ कर लूं, आखिरी में सब रहेंगे, तो इस सब की कीमत है। सर फिर आप सवाल को गोल घुमा गए हो, हम आईपीसीसी में ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? मैं बिल्कुल आंसर याद करके आया हूं, आप चिंता मत करो उसके लिए। आईपीसीसी में बच्चों आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां पर वो अगली बात ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इज वेरी पावरफुल। शूटिंग में बरोबर क्लियर आ रहे हैं सब इमेजेस? लाइट के कारण इशू तो नहीं है? लाइट बंद करूं ये दो? एक मिनट में बंद करता हूं। हाँ जी सर, इंटेलिजेंस इज पावरफुल। ये कहते हैं देयर इज अ, ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़े से ये कोटेड उनके द्वारा गए गए शब्द हैं, मतलब थोड़े से हेवी इंग्लिश में होते हैं। देयर इज अ सबटलर, छुपा हुआ, सबटलर एंड मोर पावरफुल प्रिविलेज ऑफ इंटेलेक्ट। मजेदार बात क्या पता है? झोपड़ी में रहने वाला 18 साल का बच्चा और आप सब यहां बैठकर सुनते हुए क्लास, फर्क तो सिर्फ इस बात का है कि आपको समझ ज्यादा है और उसको समझ कम है। दुनिया का कड़वा सत्य, आप आज यहां पर उससे बेहतर सुविधाएं और बेहतर एजुकेशन इसलिए प्राप्त कर रहे हो क्योंकि आपकी समझ ने ये प्रूव करा है कि आप सीपीटी पास करके यहां आ गए हो। और तमाम 1,25,000 में से 30,000 पास हुए, 35,000 बाकी, 80-90,000 में समझ नहीं थी, वो पीछे हैं। There is a power of intellect. Because one man knows more than the others, he claims more privilege. आपको राइट्स मालूम है, आपको ड्यूटीज मालूम है, आपको मालूम है काम कैसे होता है, आपको मालूम है व्हाट्सएप पे चैट कैसे भेजते हैं, आपको मालूम है फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं।
हाँ, ये फ्रेंड नहीं, फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है ये, कैन आई हैव योर फ्रेंडशिप प्लीज। और दिन में 25 बार भेजेंगे, रिजेक्ट भले होती रहे, खुद की फोटो कभी भी नहीं लगाएंगे। ऋतिक रोशन। अप्लाई द सेम आइडिया टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ओए, हम लोग ये सब क्यों कर पा रहे हैं बच्चों? बिकॉज वी नो मोर। हेलो, आवर पेरेंट्स नो मोर, दैट्स व्हाई दे गेव अस दीज फैसिलिटीज। सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्टीमेट लाइन, excess of knowledge and power without holiness makes human beings devils। आज नॉलेज है, पावर है, तभी तो अबू अल बगदादी इसिस चला रहा है आज। दुनिया का कौन सा आतंकवादी आपको गंवार मिला है आज तक? मार्केट, ध्यान से सुनना, कोई भी आतंकवादी जो इतने बड़े बड़े हमले करते हैं, लेटेस्ट में पेरिस में हुआ है, और कल पेरिस के मास्टरमाइंड ने खुद को मार डाला। अब ऐसा मीडिया बता रही है, मालूम नहीं मरा भी है कि नहीं, बट सवाल यह है, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो पेरिस में हुआ हो, जितने भी आतंकवादियों को आप देखोगे, अकल बहुत होती है, समझ बहुत होती है, कमी इस शब्द की होती है, होलीनेस। इंसान जब ज्यादा समझने लगे, दूसरों से बेहतर होने लगे, तो उसको अपनी समझ, अपनी अकल, अपनी ताकत भले के लिए लगानी चाहिए, बुरे के लिए नहीं। बिकॉज ये सेंटेंस इस पूरे कोर्स को डिफाइन करता है। सेंटेंस है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहां पे सुना है आपने? स्पाइडरमैन में सुना? ये कब बोला गया था? चलो ये बता दो। जी बेटा, उसके अंकल पीटर पार्कर को बोलते हैं। मतलब उसके अंकल को ये रियलाइज हो जाता है कि पीटर पार्कर के पास कुछ तो है ऐसा जो वो दूसरों से बेहतर है। अब फिल्म आप लोगों ने देखी है ये? कितने बच्चों ने स्पाइडरमैन फिल्म नहीं देखी? ओके, नो प्रॉब्लम्स। बहुतों ने ये भी नहीं देखी, और कितनों ने प्रेम रतन धन पाए और नहीं देखी? आप सब बच गए हो, हाथ नीचे करो। स्पाइडरमैन मूवी, एक मिनट छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। वो एक केमिस्ट्री लैब में जाता है, जहां पे डीएनए के कुछ काम हो रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। एक मकड़ी उसको निकल के काट खाती है, तो उसके डीएनए में अजीब अजीब चेंजेस आते हैं, और आगे चल के पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनता है। वो ऐसे करके जाले निकाल सकता है। नहीं निकल रहा है, मैं स्पाइडरमैन नहीं हूं। अभी उसके, वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है, उसके पापा की डेथ हो चुकी है। अंकल आंटी उसका पालन पोषण करते हैं, और उसको, उनको रियलाइज हो जाता है वो एक आम लड़का है। तो उसके अंदर जब ये बदलाव आते हैं, तो उसके दादू को लगता है कुछ तो ऐसा चल रहा है। तो उसके दादू उसको डायरेक्टली नहीं, मतलब अंकल उसको डायरेक्टली नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पीटर। वो कार में उसको छोड़ने जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलता है देखो आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, आप मेरे बाप नहीं हो। तो वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं। वो बोलते हैं देखो बेटा, इस एज में तुम लोगों के पास जो ताकतें हैं और जो भी कुछ है मैं समझ सकता हूं, पर ये याद रखना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मेरे को देखने को मिलता है। फिल्म में 3 भाग बनाए गए हैं।
1 बड़ा मजेदार, सेकंड बहुत थ्रिलिंग, थर्ड बोरिंग। थर्ड बोरिंग इसलिए था क्योंकि थर्ड हाई लेवल पे चला गया था। थर्ड में ये स्पाइडरमैन है और इसी स्पाइडरमैन के अहम घमंड से ब्लैक स्पाइडरमैन जन्म लेता है। ब्लैक स्पाइडरमैन वो होता है जो ये गुमान करने लगता है मैं सब कर सकता हूं, अब तो मैं चाहे तो बैंक लूट लूं, चाहे तो आदमी मार दूं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी ताकत है कि मैं इंसानों से ऊपर उठ चुका हूं। ये ताकत आती है इंसान में, और जब ये ताकत आती है तो वो इंसान सोचता है कि मैं अब भगवान बनने चला हूं। और उस समय ये ताकत कहीं और से नहीं आती है, आपके अंदर से ही निकलती है। फिल्म में बड़े अच्छे से दिखाया है, ये ड्रेस पहनता है, इसके मन की भावनाएं विपरीत रहती हैं। ये जब आईने में खुद को देखता है तो ब्लैक दिखता है खुद को। ये सारा खेल और ये पूरा सब्जेक्ट किसी और के बारे में नहीं रहता। स्पेशली ये चैप्टर समझाता है कि अच्छा और बुरा व्यक्ति आप ही के अंदर बैठा है। आप कब गुड होते हो, आप कब बैड होते हो, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। आप गुड तब हो, समझना, बहुत बारीक बारीक पॉइंट पे गुड और बैड होते हैं अपन। आप गुड तब हो जब आपका दोस्त आपको फोन करता है, भाई मैं मंडे की जगह ट्यूसडे तक आऊंगा, होमवर्क और क्वेश्चन जो हो वो नोट कर लेना, ठीक है। आप गुड हो जब वो ट्यूसडे को आता है और आप उसको 1 घंटा दे के सब बता देते हो। आप बैड हो जब आप उसको बता तो रहे हो लेकिन टीचर ने 1-2 ट्रिक सिखाई थी, आपके मन में ये बात आ जाती है, सब इसको सिखा दूंगा तो ये मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, इसलिए मैं इसको 2-3 बातें नहीं बताता। मैंने ये नहीं पूछा कि अड़ोस पड़ोस में आप प्रॉम्प्ट करो और बताओ, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं। और पड़ोस में देखने के बजाय खुद सोचो, क्या आप ऐसा मैनिपुलेशन करते हो? अगर आप करते हो तो आप भी दोनों पर्सनालिटी रखते हो। मेरे को हजारों रुपए, लाखों रुपए फीस आप बच्चों ने दी, वो फीस लेने के बाद अगर मेरे मन में आता अरे हटा यार पैसे तो आ गए, जैसे तैसे कोर्स खत्म कराओ, तो मेरा वो ब्लैक पोर्शन बोल रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाओ, नहीं तो ये बच्चे थ्योरी वैसे भी घर पे नहीं पढ़ने वाले। ये पोर्शन काम करता है। मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज इट रिमेन्स विद इन यू। आप ही अच्छे हो, आप ही बुरे हो, और अच्छा कब बनोगे, बुरा कब बनोगे, ये भी आप खुद ही डिसाइड करते हो। इसके लिए कहा जाता है बाइबल में, सर अभी तक उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है हाँ, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो मैं याद दिला रहा हूं आपको ईमानदारी से। आई आंसर दैट, डोंट वरी, मैं याद करके आया हूं। As the Bible says, whether men understand it or not, they are impelled by that power to become unselfish. आप याद रखो, कितने भी इंस्टांसेस अपने जीवन के याद रख लो, आपको सीपीटी पास होने की खुशी इतनी अपने लिए नहीं हुई जितनी आपको माँ बाप का चेहरा देख के हुई। कितने बच्चे इस बात को एडमिट करते हैं कि सर वो मम्मा पापा की खुशी गजब थी सर, और हमारे भाई बहन जो साले नालायक आज भी लड़ रहे हैं, पर जिस दिन हम पास हुए उन्होंने अपने दोस्तों को फोन लगा लगा के बताया हमारा भाई पास हो गया है। कितनों को लगता है सर ये फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब आप सब यही हो। सर हम तो जीवन निकाल लेंगे, पर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जितना करा ना, तो अब हमको सीए बनने की इच्छा है ताकि उनका जीवन मजे से निकले। अब सर उनको कार दिलानी, उनको बंगला दिलाना, उनको विदेश यात्रा करवानी है। We all want to be unselfish because the maximum happiness comes back when people are happy and say thank you to you. Yes or no? That is the foundation of morality. हम इसलिए तो इंसान हैं, नहीं तो इंसान क्या रहते फिर? हम में मॉरल वैल्यूज है ना, बड़ों का सम्मान करना, कजिन्स का चिंता करना, भाई बहन का ख्याल रखना। It is the quintessence. Quintessence word का मतलब है essential part of all ethics preached by in any language or any religion by any prophet in the world. दुनिया के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में चले जाओ,
आखिरी में आपको यही बोला जाएगा, बेहतर इंसान बनो। बड़े अच्छे से किसी शायर ने 2 लाइन में बड़े अच्छे से कह दिया, धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हुए। पंडित जी ने कह दिया कि आरती तब तक नहीं हो सकती, पंडित जी ने कह दिया कि आरती तब तक नहीं हो सकती जब तक घी का दिया न बनाया जाए। पंडित जी ने कह दिया आरती तब तक नहीं हो सकती जब तक घी का दिया न बनाया जाए। ये और बात है कि उस गांव में कुपोषण से 2 बच्चे 3 दिन पहले मर गए। गया क्या आया? इतना ही था। नहीं, क्लैप नहीं करना, बट मैं समझा रहा हूं कि सामने वाला किस लेवल पर धर्म को ले जा रहा है। बोले मैं आरती नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भाई? घी का दिया नहीं बनाया और वहां लोग भूखे मर रहे हैं। और ऐसा बोलने के बाद आज जब असहिष्णुता का माहौल चल रहा है, कृपया करके कोई संगठन मेरे प्रति कार्रवाई न करे, नहीं तो मेरा पीछा जाएगा, ये देखो गलत जवाब देता है, गलत बयान देता है। भैया डिस्क्लेमर, एनी रिजेम्बलेंस टू द प्रेजेंट कंडीशंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ठीक है सर। तीसरा, ये शेक्सपियरन इंग्लिश थोड़ी अलग रहती है ये वाली। बी दाओ, दाओ मतलब हम, बी दाओ अनसेल्फिश नॉट आई बट दाओ। मेरा इंदौरी बोला हाँ दाव मारा अपन ने। हम, ये आपको मैंने ग्रुप डायनामिक्स में भी पढ़ाया। मैंने बोला था डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर द वर्ड मी बिफोर कम्स बिफोर द वर्ड वी। मैं नहीं हम। कहीं, हाँ तो कहीं पे भी मैं नहीं होता, हम होता है। हिंदी में बड़े अच्छे से उसने इस बात को लिखा, अहम होता ना, अहम, अहम में भी मैं होता है, अहम भी हम से ही बनता है ना। हम के आगे अ लगता तो अहम होता है, और एम को पटक के उल्टा कर दो तो एम डब्ल्यू बन जाता है। मतलब जब जब आपने अपना ईगो ड्रॉप किया, अपना अहम ड्रॉप किया, तो आप सबके जैसे हो जाते हो। किससे कॉम्पीट कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे? आसपास से करो, अच्छी बात है, प्रतियोगिता से सब बेहतर होता है, पर वो प्रतियोगिता ही आपका मेन उद्देश्य बन जाए तो आप इंसान कहाँ रहे? आपके अंदर के ह्यूमन टच जाना नहीं चाहिए। देखिए सर, कोई भी चीज कैसे होती है, इसको एक मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, हमारे मॉड्यूल में नहीं और नोट्स में भी नहीं आएगा, सिर्फ समझने के लिए है ये। सर बायोलॉजिकली हमारे माँ बाप से हम में आदतें आती हैं, एक जनरेशन से एक जनरेशन आती है, स्लो स्पीड पे होता है, 50-60 साल लगते हैं एक जनरेशन टू दूसरे, 30-30 साल 40 साल लगते हैं। पीपल कैन नॉट चूज व्हाट दे विल इनहेरिट। जो डीएनए में आ गया वो आ गया, एंड इट गेट्स डन थ्रू डीएनए। मतलब ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन जब एक कल्चर, एक सभ्यता, एक समाज बदलता है, वो एक साथ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आज की तारीख में हम जब दिवाली पर लोगों के घर मिलने जाते हैं, सब जगह विश करते हैं, 5-7 मिनट और क्या हालचाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है के बाद सब अपना मोबाइल चेक करने लग जाते हैं। बड़ी अजीब सी परिस्थिति हो गई है। एक मोबाइल अकेला था दुनिया की सल्तनत में कि कोई सिकंदर सबको ना झुका सका, इस मोबाइल ने सबके सर झुका दिए। आज व्हाट्सएप पे बधाइयां देना छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक सबका प्रेम ये शगल बन चुका है। इट कैन बी टू मेनी जनरेशंस एट द सेम टाइम। कल्चरल डेवलपमेंट, कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजता, कोई पत्र नहीं भेजता, मिठाई के पैकेट भी ड्राइवरों के द्वारा या OLX और उसके थ्रू द्वारा आ जाते हैं। साहब गिफ्ट देनी तो है, पर जाने का टाइम तो क्या करा, ऑनलाइन ऑर्डर करो और डिलीवरी एड्रेस उसका दे दिया, फोन करके बोल दिया होप यू लाइक्ड द गिफ्ट, सामने वाला भी भेज देता है, और आप फिर भेजते हो यूं ठेंगा, हो गई दिवाली। बड़ा अजीब रहा। इस बार एक पेपर में आर्टिकल पढ़ने को मिला
घर सबके सुसज्जित, लाइटें सबके लगी हुई, ड्राइंग रूम सबके खाली। बोले लाइटें लगी हैं, लोग सजे धजे बैठे हैं, पर घर पे आने जाने वालों की भीड़ ही गायब हो गई है। क्या आप में से कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं? कितने लोग महसूस करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। करेक्ट, ये ट्रबल है। कुछ एक के घर परिवार अभी भी इतने भरे पूरे होंगे, और सर मत पूछो, सुबह से शाम तक वो डब्बे बना बना के ही थक गए। हमने तो ट्रे बना के रख दी, जो आता कपड़ा हटाते लो। अच्छी बात है, हो रहा है तो अच्छा है, पर कम क्यों हो रहा है, वो बात है। पीपल कैन सिलेक्ट एंड रिजेक्ट सम कल्चरल ट्रेट्स। आपको कुछ लोग मिलेंगे, नहीं भैया हम व्हाट्सएप पे नहीं, हम पर्सनली विश करने आएंगे। इट ट्रांसफर्स थ्रू मेनी मीडियम्स। ये कल्चर चेंज है, समझना। हाँ, यहाँ पे आप सोच बदल रहे हो पूरे समाज की, और यहाँ पे क्या बदल रहा था? परिवार का एक सदस्य। हम बात क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि ये सब मॉरल वैल्यू, फिलॉसफी, अप्रोचेस, ये सब सीखना है अपने को। सर वो सवाल का जवाब अभी तक पेंडिंग है सर। ये कर क्या रहे हो? पिछले 40 मिनट से पढ़ा रहे हो, बता नहीं रहे हो क्या सत्संग चल रहा, क्या हो क्या रहा है ये? बस आ रहा हूं उस पॉइंट पे। मैं पहले एग्जाम का एक क्वेश्चन करके बोनी बट्टा तो करा दूं, फिर मैं बताऊंगा हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस इसके बाद में बता दूंगा। हाँ हाँ, तब तक आपको याद आ जाएगा, हमको सब मालूम है। आपको याद नहीं आ रहा है, याद है, डोंट वरी। अब एक एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन, शायद लॉजिकल फेवरेट क्वेश्चन की मॉरल साइंस और एथिक्स वगैरह के बीच में डिफरेंस क्या है? अरे सर ये मॉरल साइंस तो वो वर्ड है जो हम 6ठी 7वीं में एग्जाम के एक दिन पहले रटते थे, सुबह जाके सब उलटते थे, फिर भूल-भाल गए। कितने बच्चे बोलते सर वो नैतिक शास्त्र मॉरल साइंस का पेपर हमने एक रात पहले याद करके अगले दिन सुबह दिया। सर याद क्या करना, वो तो पड़ोसी कब काम आएगा। तभी तो समस्या आ गई है कि आज एक सब्जेक्ट बना के पढ़ाना पड़ रहा है। सर क्या होता है ये? हमने मॉरल साइंस पढ़ी, लेकिन मॉरल्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करें। चलिए आइए, ध्यान इधर। सर इट रिलेट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग। क्या सही और क्या गलत है, इसकी परिभाषा दी गई है। सर इट हैज कम आउट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड मॉस। मॉस इज अ वर्ड विच मीन्स कस्टम। कस्टम मीन्स परंपरा। एक मिनट, जितनी भी परंपराएं हमारे देश में बनी है वो किसी लॉजिक से बनी थी, पर समय बदल गया तो वो लॉजिक क्वेश्चनेबल हो गया। आज भी आप कई लोगों को देखोगे जब थाली में खाना रहता है तो हाथ में ऐसे पानी लेके चारों तरफ ऐसे पानी छींटते हैं और फिर खाते हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया हमारे पंडित जी से, यो कहीं होवे है, क्यों करते हैं? बोले आज न भी करे तो चलेगा, पहले करना जरूरी था। मैंने बताइए। बोले पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। मैंने करेक्ट। गोबर की लीपी पोती हुई जमीन होती थी, लालटेन का दिया जलता रहता था या दिया जलता रहता था और खाना परोसा जाता था शाम को। और जब जहां ये होता है तो वहां रोशनी देखकर खाना सूंघकर कीड़े आते हैं। तो आप जब पानी ऐसे छीटोगे आसपास तो वो कीड़ा आके उस पानी में फंस जाएगा और वो आपकी थाली में नहीं आएगा। पंडित जी से मिलवाऊं? जा हरिद्वार, सबके पास है लॉजिक। अभी वाले पंडित जो पढ़े लिखे पंडित है ना, उनको मालूम है पीके देखने के बाद, ओ माय गॉड देखने के बाद जनता सवाल पूछ रही है। तो अब वाले जो पंडित हैं बहुत सालों बाद पुराण खोल खोल के पढ़ रहे हैं और लॉजिक्स को ट्रांसलेट करके ला रहे हैं अपने लिए। मंदिर में घंटी क्यों लगती है? भगवान को प्रेजेंस। हम आ गए।
इसीलिए नो। अच्छा, घंटी का जो मेटल है वो स्टील है, आयरन है या पंच धातु है? पंच धातु ही क्यों? आवाज तेज आती है। स्टील के बर्तन गिरा के देखना, ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। नहीं सर, कुछ तो कारण होगा। सुनना है या नहीं सुनना? पंच धातु से बनी हुई घंटी को जब आप ऐसे बजाते हो तो जो उसमें से वाइब्रेशन और कंपन होता है, वो कंपन पॉजिटिविटी जनरेट करता है और आसपास के नेगेटिव आयंस को रिड्यूस करता है। इसलिए मंदिर की जब घंटियां बजती हैं, आरती होती है, तो हमको एक अलग सा फीलिंग उस जगह खड़े होके होता है। बिकॉज द नेगेटिविटी ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड by all the mantra, all the कुरान आयातें, all the गुरुवाणी। सुबह 4 बजे किसी दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के वहां खड़े रहो आप, सुबह अमृत वेला बोलते हैं उसको, उसमें दर्शन करने के लिए आप जाओ, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात, ये सेम फीलिंग आपको तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, अमृतसर, शिरडी, अजमेर की दरगाह और गोवा के चर्चेज में मिलेगी। यू फील पीसफुल। इसके पीछे लॉजिक यहां से है, बट हम तो क्या बगैर दिमाग लगाए टन टन बजाए जा रहे। रात को घंटी यहाँ इसलिए नहीं बजाई जाती मंदिर में, देवताओं का शयन समय माना जाता है। ये पुराना लॉजिक है। आज की तारीख में लोग मंदिर 11 बजे जाते रात को, और वहां बजती है। जिनके घरों में वो बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ठाकुर जी की सेवा वाला सिस्टम है, वहां पे वो लोग ध्यान रखते हैं इस चीज का। पर प्रॉब्लम क्या है, आपने ठाकुर जी को 7 बजे सुला दिया और आप सो रहे हो रात के 2 बजे, व्हाट्सएप पे चैट निपटा के। तो भगवान को 7 बजे सुला दे तो 5 बजे तो नींद खुल जाएगी उनकी। 10 घंटे सो लिया भगवान सुबह 5 बजे तक, तो भगवान को उठाओ फिर 5 बजे। भगवान को उठाया कौन? अपन ही नहीं उठ पा रहे। आई एम इन अ हैंगओवर टुनाइट। बेचारे भगवान ही कंफ्यूज्ड है। बोले ये सुला टाइम से देता है, उठाता ही नहीं है मेरे को। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे, उसको उनको। सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू वेक अप एट 4। छोटे बच्चे उठ जाते हैं और सारे माँ बाप बोलते अरे कहां उठ गया, इसको सुलाओ वापस। सर मजा आ रहा है, पर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? Morals are accepted from an authority. Moral values are accepted from an authority. भगवान राम ने त्याग करा तो हम करना चाहते हैं। मैं बोलूं त्याग करो, आप बोलोगे तुम होते कौन हो? मैं बोलूं जाओ आज जाके अपनी पॉकेट मनी डोनेट कर आओ, बोले आप पहले अपनी कर लो। Accepted from an authority. सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज अ मॉरल वैल्यू। सदैव सच बोलो, छल ना करो, बड़ों का सम्मान करो, ये सब क्या है? मॉरल वैल्यूज। अब आते हैं एथिक्स पे। इट मीन्स कैरेक्टर, चरित्र। इट हैज कम आउट फ्रॉम अ वर्ड, ग्रीक वर्ड कॉल्ड इथोस। इथोस विच मीन्स कैरेक्टर, चरित्र। These are personally accepted and developed principles. These are personally accepted and developed principles. जैसे आप सब बच्चे वांटेड फिल्म देखे हो? सलमान खान गुंडा बन के गैंग में शामिल होता है,
और फाइनली वो मिलता है, बोले गनी भाई से मिलना है। तो गनी भाई से मिलता है, तो गनी भाई सामने बैठता है, बोलता है, बोले शक्ल से तो किसी चॉकलेटी फिल्म का हीरो लगता है तू। और बोले शक्ल से तो तू किसी बी ग्रेड फिल्म का विलन लगता है। बोला गनी भाई के लिए काम करेगा? बोले मैं सिर्फ मनी भाई के लिए काम करता हूं। बोले अच्छा, बोले आजमा के देख लो। बोले 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे फंक्शन है स्कूल में, बॉम्ब से उड़ा देना। पैसे दिए, हो जाएगा। बोले मंत्री को मारना है, बोले वहां पर तो लेडीज और बच्चे भी होंगे। बोले तेरे को क्या मतलब, तेरे को पैसा मिलेगा? बोला मैं लेडीज और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। बोले क्यों? तो बाकायदा ऐसे बैठ के बोलता है, अपने अपने फंडे हैं। पर्सनली एक्सेप्टेड एंड डेवलप्ड एथिक्स। मतलब सलमान को ये बोल देना चाहिए तो हमारे लिए इजी हो जाता, अपने अपने एथिक्स हैं, अपने अपने एथिक्स हैं। ये विवादास्पद होता है कई बार। ईटिंग हैबिट्स आर एथिक्स। मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ये खाना चाहता हूं, मैं नहीं खाऊंगा। मेरे को कद्दू करेला बैंगन नहीं भाता तो नहीं भाता, क्यों? बस नहीं भाता। अब मैं इस पे विवाद नहीं चालू करना चाहता नॉनवेज वर्ड जोड़ के, बिकॉज ऑलरेडी बिहार में बहुत हो चुका है कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सबका अपना अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है। और डेफिनेटली कोई नॉनवेज खाता है तो वो राक्षस नहीं बन जाता है। वेज और नॉनवेज की डेफिनेशन पे इतना डिस्कशन इंडिया में होता है, 1.25 अरब अपन है, 6.25 अरब बाहर बैठे हैं दुनिया में, वो कोई राक्षस और हैवान नहीं है। उन्होंने फेसबुक बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट बनाया, एप्पल बनाया, सैमसंग बनाया, उन लोगों ने टैंक बनाए, प्लेन बनाए, तो उनके भी दिमाग तो चलते हैं। तो कृपया करके इस डिबेट को इस लेवल पर न लिया जाए। तू मांसाहार खाता है, हट यहां से। हे राम राम राम, अपवित्र कर दिया मेरे को तूने। प्लीज, मैं इस डिस्कशन से और इस प्रकार के स्तर से आपको ऊपर उठा रहा हूं। नो। Examiner favorite question, differentiate between moral and ethics, 4 marks। हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में पूछा गया। अब अगला सवाल, अभी आया था क्या? नहीं, तो अब आएगा। There is only one trend, ये याद रख लेना, ठीक है? सर ये पढ़ क्यों रहे हैं? विथ ग्रेट पावर कम्स। तो सर यहां हमको कौन सी जिम्मेदारी आ रही है? कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है वो सुनना। अब आपने सीए आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर किया और आप गए किसी ऑफिस में आर्टिकलशिप करने, करेक्ट? आर्टिकलशिप करने आप गए, वहां पर सामने वाले ने आपको क्लाइंट के ऑफिस भेजा, बोले जा बेटा ऑडिट करके आ। आपने अपनी ऑडिट्स करी, चेकिंग करी। चेकिंग करने पर आपको 4-5 गलतियां पता चली। आपने देखा कैश बुक में 20 से 25 हजार रुपए की एंट्री ऐसी हैं जिसके कोई सपोर्टिंग बिल नहीं है। तो आपने बोला ये 25 हजार कहाँ है, पता करो। 2-4 दिन ऑडिट चला, चौथे दिन तक जवाब नहीं आया। आपने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया एक्सपेंडिचर्स ऑफ 25,000 रुपीज वर डन एंड देयर वर नो बिल्स मेड अवेलेबल। शाम को ऑडिट समाप्त हो रहा था। समाप्त तो होते समय आपके सामने अकाउंटेंट आके बैठा और उसने कहा, सर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं ये 25,000 रुपए वाला पॉइंट हटा दीजिए। बोले मैंने मेरे बच्चे के इलाज के लिए। मालूम है मुझे, पूरा तो सुन ले फिर भी अंतर्यामी। बोले साहब 25,000 रुपए मैंने मेरे बच्चे के इलाज के लिए निकाले। अब मेरा ये सवाल है, उसने आपके सामने रोते धोते एक्टिंग करी। अब आपको ट्रबल ये है
आप इसकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? ये अब अपन ने डिस्कस करा कि हम क्यों नहीं मान रहे। हो सकता है वो कुछ और भी घोटाला करके बैठा हो सकता है वो ये गलती इसलिए देख रहा हो कि मैं कितना स्ट्रांग हूं कितना वीक हूं, और हो सकता है कि वो आपको वाकई में चलाना चाहता हूं। ये गुड और बैड कौन डिसाइड करेगा? अब आखिरी में अगर वो ये बोल दे सर प्लीज ये 25,000 की एंट्री छोड़ दो मैं आपका ध्यान रखूंगा, और ध्यान रखने के नाम पे आपने बोला क्या, बोले 5,000, तो आप बोलोगे नहीं 10, उसने बोला डन। अगर आप ऐसा कर रहे हो सकता है, जो अपन ने पहले डिस्कस नहीं करा था, ध्यान से सुना, हो सकता है वो ऐसा करते से इमीडिएटली अपने सेठ को बुलाए, सेठ ऑडिटर बिका हुए अपना, और आपकी सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह गई, और सीधा सवाल उठेगा किस माँ बाप की संतान हो यार, तुमको काम करने भेजा, तुम अपने काम के साथ बेईमानी और सौदेबाजी कर रहे हो। सर हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? हमको ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप जब एक कंपनी की बैलेंस शीट साइन करोगे, आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब चेक करोगे, और आपने साइन करी कि द रिपोर्ट इज गिविंग, द ऑडिट इज गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आपका सील सिक्का लग के रिपोर्ट गई, बैंक में गई, बैंक वाले ने लोन दिया कि कंपनी प्रॉफिट में है, बैंक में लोन जो जा रहा है वो आपके मेरे जैसे लोगों के जीवन भर की बचत का पैसा है जो बैंक एफडी के सामने लोन बांट रही है। आपके गलत हस्ताक्षर ने एक अनडिजर्विंग कंपनी को पैसा दिलवाया, जो कल जाकर डूब गई तो वो एफडी जिसने जमा कर रखी है उसको दिक्कत जाएगी। आपके क्लाइंट ऑफिस आए और उन्होंने बहुत सारी बातें आपके बॉस से करी, उन बहुत सारी बातों में वो खुल के बोला साहब मैंने 10 करोड़ की सेल करी है, जम के पैसा कमाया, मैंने 3-4 प्रॉपर्टी के सौदे तो 2-2 दिन में करा और मैंने 8-8 लाख कमाए इसमें, साहब आप टैक्स का आप देख लो, मेरा मन है 2 लाख रुपए टैक्स देने का, ज्यादा देने का नहीं है। आपने तमाम बातें सुनी, आप आए और एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे हो, बातें करते करते आप अपने जोर से दोस्तों को बता रहे हो उसने ऐसा करा उसने वैसा करा, पीछे इनकम टैक्स वाला बैठा था सादी वर्दी में, आपको क्या मालूम ये इनकम टैक्स का है। अगले दिन वो पहुंच गया, बोले चलो दामाद जी का घर पता चल गया है, अपन चले बारात लेके। जाने अनजाने में आपने बर्बाद कर दिया उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति क्या करने आया था, आप पे भरोसा करके, आपके बॉस पे भरोसा करके आपके सामने बोल रहा था। बच्चों ये सारा सब्जेक्ट इस बात पे टिका हुआ है कि ये सोसाइटी, ये समाज, ये प्रोफेशन एक शब्द पे चल रहा है कॉल्ड ट्रस्ट, भरोसा। आपके हाथ में करोड़ों की लाखों की बैलेंस शीट होती है, आपके पास क्लाइंट का डेटर लिस्ट भी होता है, क्रेडिटर लिस्ट भी होता है, जिसको मैं एक लाइन में बोलूं तो बिजनेस का सीक्रेट होता है। अगर आपको डेटर लिस्ट पता चल गई तो आपको ये मालूम है ये किसको बेचता है, आपको अगर क्रेडिटर लिस्ट पता चल गई तो आपको ये मालूम है ये कहां से खरीदता है। तो बिजनेस का मेन सीक्रेट तो यही होता है। गया अनजाने में गया सब कुछ, और आपने अनजाने में दुखी कर दिया उस बिजनेसमैन को जो आप पे भरोसा करके बैठा था। आज पूरा समाज उस भरोसे पे अभी भी चलता है। सुबह जब आप उठते हो और घर में दूध वाला आता है और आप दूध में तपेली लेके जाते हो, भगोनी लेके जाते हो, भैया दूध दे दे, आपको ये मालूम होना चाहिए और ये भरोसा रहता है इस दूध में जहर नहीं मिला हुआ है। आप जब ऑटो से उतरते हो और ऑटो वाले को बाकी पैसे के हिसाब से 100 का नोट देते हो और 50 रुपए बने, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऑटो वाला बाकी 50 देगा। ऐसा नहीं होगा कि लात मार के आपको धक्का देके 100 रुपए लेके भाग जाएगा। सर आप बता रहे हो या डरा रहे हो? मैं आपको वो तमाम छोटे छोटे इंस्टेंसेस बता रहा हूं जिनके थ्रू, समझना, दूध वाला वो व्यक्ति होता है जिसको मालूम होता है कितने बजे कौन लोग घर में होते हैं।
दूध वाला वो व्यक्ति होता है जिसको मालूम होता है कौन लोग कितने बजे घर में हैं। घर में जब बाई आती है काम करने वाली, उसको घर का बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल, लिविंग रूम, मंदिर, पूजा रूम सब पता रहता है। पर वो बाई आती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है और अपना काम करके चली जाती है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बाहर जाके पूरा मैप बना के डिटेल्स दे कि डाका कब डालना है। नहीं, आप और मैं ना दुनिया भर के ताले लगा लें, आप बाई को आने से रोक नहीं पाओगे। दूध वाला घर पे आएगा, नौकर घर पे आएंगे, उन पे क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं रहता साला। व्हाट इज देयर बेस? ट्रस्ट। एक आदमी आपसे ऑडिट करवाने आता है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर आपका ए ऊ करवाता, यूं करता, बोले ये 4 टेस्ट करवा लो, आप मजबूरी में करवाते हो क्योंकि यू ट्रस्ट। ये सारा प्रोफेशन जो तुम और आप पढ़ रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे, ये पूरा उस ट्रस्ट पे बेस है। सर, उस विश्वास को कैसे बनाया जाए, विश्वास को कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए लगते हैं एथिक्स। बोलो साहब, क्लियर? तो सर हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम पर समाज ट्रस्ट किस बात पे के लिए करेगा कि हम लोग जो रिपोर्ट देंगे वो सही होगी या गलत। क्योंकि उस रिपोर्ट के बेसिस पर बैंक लोन बांटेगा, कंपनी शेयर्स जारी करेगी, सेबी आईपीओ लाने देगा। सर, हमारी बनाई हुई बैलेंस शीट के आधार पर दूसरे लोग उसमें पैसा लगाते हैं। सर, हम लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको इस पूरे कोर्स में 6 चैप्टर्स में अलग अलग जगह ये बात सिखाई जाएगी। मार्केटिंग में एथिकल कैसे बनना, अकाउंटिंग में कैसे एथिकल बनना, ऑफिस में कैसे एथिकल बनना, और कंपनी चलाने के लिए कैसे एथिकल बनना। ये सब तो बाद में कल के लेक्चर में एक डिस्कशन होगा, अपने आप को एथिकल बनाए कैसे रखना। ठीक है, आज की बातचीत को यहां रोकते हैं। थैंक यू।